नमस्कार साथियों, साहित्य संदूक चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक महाभोज भाग 2। हमने देखा कि वर्तमान मुख्यमंत्री दा साहब और उनके ही एक कृपा पात्र व्यक्ति लखन सिंह के मध्य बातें चल रही हैं। अभी अभी जो सरोहा गांव में घटना घटित हुई है, विशेषर की मौत, उसको लेकर दोनों के बीच में वार्ता चल रही है। दा साहब कहते हैं कि होता है कभी कभी ऐसा भी कि एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। लखन सिंह कहता है, और आप हैं कि इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सजा। नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट। अब इसके वोटों के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए ही, गांव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगाकर देख लिया मैंने। ले डूबेगा जोरावर का साथ। माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सो अलग। ये जोरावर कौन है? ये वहां का गुंडा टाइप व्यक्ति है। आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार भाव से लखन का सारा चेहरा ही विकृत हो गया। लगा जैसे भारी बोझ के नीचे कसमसाकर आत्मा बोलने लगी है उसकी आज। और आत्मा की आवाज में बड़ा जोर होता है, जोर भी और तेज भी। पर दा साहब में ऐसा जोर और ऐसी तेजी सहज भाव से झेल जाने का अनंत धैर्य है। वे तनिक हंसे। हंसे क्या, बस होठों का बायां कोना जरा सा फैल गया, ऐसा ही होता है उनका हंसना। खिलखिलाकर हंसते तो उन्हें शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तुमने तो सारा हिसाब भी लगा कर देख लिया। फिर क्या करूं, मेरा तो स्वभाव इतना हिसाबी किताबी है नहीं। मन हिसाब के आंकड़ों में रमता ही नहीं, बस सही गलत में ही उलझा रहता है। तो सही किया है जोरावर ने? किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? गुस्से के मारे लखन ने पीठ पीछे का तकिया खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ फटकारने लगा। बहुत आवेश में हो। दोष तुम्हारा नहीं, उम्र का है। जरा भी विचलित हुए बिना दा साहब ने कहा और चुप हो गए। लखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा है। इस समय वह स्थिति का विश्लेषण चाहता है, अपनी उम्र और आवेश का नहीं। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दा साहब ने जीवन के अनुभवों से निचड़ा हुआ वाक्य उछाला, फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बंधाते हुए बोले, आएगा। पद पर तो बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। कहाँ रखा है पद वद, भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब टापते ही रह जाएंगे। ये विसु की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी। लखन ने खुले पंजों से छाती पीटकर अपनी हत्या की घोषणा करके दा साहब को दहला देना चाहा। दा साहब ने कुछ इस भाव से हुंकार भरी जैसे स्थिति का नए सिरे से पूरा पूरा जायजा ले रहे हों। 9 तारीख को यानी 3 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया है उनकी तरफ से। शुक्ल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते तो हैं शुक्ल जी के भाषण का करिश्मा। आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया बैठा है, एक ही भाषण में बहा कर ले जाएंगे सारे गांव को अपने साथ। लखन ने भी जैसे कमर कस ली है कि आज दा साहब की इस संतई मुद्रा को तोड़कर ही रहेगा। एक इन मशाल वालों को छूट मिली हुई है, उल्टा सीधा जो मर्जी आए छापने की। इमरजेंसी में बंद हो गया था, ठीक था। ऐसे अखबारों पर तो आपको भी। गलत बात है। दा साहब ने अंकुश लगा दिया एकदम। यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वे विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आजाद रहना ही चाहिए। वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में। बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे जो कतराता है वह दूसरों को नहीं, अपने को ही छलता है। कैसे कैसे सांप्रदायिक छापे थे, कैसे कैसे संपादकीय छापे थे, कैसी कैसी तस्वीरें छापी थी उस आगजनी की घटना की। और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए उनका अगला अंक। देखिए क्या सनसनीखेज बनकर आती है सारी बात। आवेश का एक कतरा तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना दा साहब के चेहरे पर, ना स्वर में। और लखन है कि भीतर ही भीतर झल्ला रहा है बुरी तरह।
इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं को सामने रखकर वह विचलित कर देना चाहता है। दास साहब को हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तुरप का पत्ता चला उसने। जानते तो हैं लोचन भैया कितने दिनों से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए इस घटना से कैसा उफान आता है उनकी खिचड़ी में। जोड़ तोड़ करके अविश्वास का प्रस्ताव ले आए तो आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं कहे देता हूं। लखन, आवाज की हल्की सी सख्ती ने जवान की लगाम खींच दी लखन की। जिस दिन अपने लोगों का विश्वास खो दूंगा उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सबके विश्वास पर टिकी हुई है मेरी कुर्सी। सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूं मैं। सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूं मैं। विश्वास सद्भाव ही ना रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब। ठीक है, सबके विश्वास पर आप अपनी कुर्सी जमाइए, सुकुल बाबू अपनी मीटिंग जमाएं, दत्ता बाबू अपना अखबार जमाएं, बस हम ही अपनी कबर खोद देते हैं। हथियार डालने के अंदाज में लखन बोला। उसके आवेश पर दुख, निराशा और पराजय की गहरी परत चढ़ाई थी। तभी फोन की घंटी बजी। दास साहब ने बगल से चौंगा उठाकर कान पर रख लिया। बदन को तकिए पर जरा सा ढीला छोड़कर पसर से गए। दूसरे हाथ से अपना अधगंजा सिर सहलाते हुए बड़ी इम्तिहान से फुनियाते रहे। दास साहब की इस आश्वस्ति पर लखन सिंह भीतर ही भीतर कुड़ता तिलमिलाता रहा। जैसे ही बात खत्म हुई लखन सिंह फिर झपट पड़ा। माफ करिए दास साहब, इस बार आप न जोरावर को दबा पाएंगे और ना ही यह सीट जीत पाएंगे। इस बार आपका दाव। बात अधूरी छोड़ दी लखन ने। दास साहब का दाव खाली गया या नहीं, पर दास साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लखन सिंह का हर बार खाली हो गया। वे मौन साधक की तरह स्थिर बैठे रहे, शांत, अविचलित और निर्विकार। ऐसा नहीं कि लखन के भीतर की खीज और परेशानी को वो समझ नहीं रहे, पर वे उसे कतई बढ़ावा नहीं देना चाहते। उन्होंने हल्के से अपना आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले कर दिया। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत? पियो। इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। जवाब की प्रतीक्षा वे नहीं करते। अपनी कही बात ही उनके लिए अंतिम होती है। शरबत का आदेश फोन के तार पर चढ़कर भीतर चला गया तो उन्होंने नजरें शून्य में टांग दी। गर्दन जरूर उनकी बड़े नामालूम से झटकों से आगे पीछे झूलने लगी। नजरें उनकी शून्य में ही एक अनदेखा सा नक्शा तैयार करने लगी। नक्शे की एक हल्की सी रूपरेखा उभरी तो चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक सी आ गई, पर उसे बखूबी जब्त कर गए दास साहब। लखन अच्छी तरह जानता है कि दास साहब की नजरें अब जब शून्य में गड़ जाएं तो समझ लो वे खुद समस्या में गहरे धंस गए हैं, और जब धंसे हैं तो कोई ना कोई सिर पैर तो खोज कर लाएंगे ही। दास साहब की सूझबूझ का वह शुरू से ही बड़ा कायल है। बड़े बड़े संकट और घातक स्थितियों से उन्हें उभरते हुए उसने देखा है खुद अपनी आंखों से। केवल देखा ही नहीं, एक हद तक साझीदार रहा है उनका। पर बस एक यही साधुई मुद्रा खिजा देती है उसे। नौकर आया तो बिना जरा भी आवाज किए उसने अपना गिलास ले लिया। किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहता था वह इस समय। थोड़ी देर बाद दास साहब ने अपनी नजरें शून्य में से खींचकर लखन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। भीतर तक उतरती नजरों के पैनेपन से असहज सा होने लगा लखन सिंह। इतनी देर से बैठा बैठा मन ही मन कोसे जा रहा था दास साहब को कि कहीं वे भाप न लें। यह तो लखन सिंह भी जानता है कि अपनी योग्यता से नहीं, दास साहब की कृपा से ही उसे चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठापटक करनी पड़ी है दास साहब को उसके लिए। सुकुल बाबू के मुकाबले तो उसकी कोई हस्ती नहीं, अपनी पार्टी के और लोगों के सामने भी बहुत हल्का पड़ रहा था। पर दास साहब ने बाह थामी तो सारे विरोधियों को चित्त करते हुए लापटका किनारे पर। वरना उसकी अपनी लियाकत तो पार्टी दफ्तर में कुर्सियां उठाने और बिछाने तक की ही है। यही उसका इतिहास भी रहा है, और यदि वह चुनाव जीता तो वह दास साहब की सूझबूझ और प्रयत्न से ही होगा। पर अब तो कोई उम्मीद ही नहीं। फिर भी क्या नाम है इस लड़के का जो मरा? समाधि से उबरते हुए दास साहब ने पूछा। विशेषर, विसु कहते हैं गांव वाले। ठंडी तासीर वाला शरबत पीकर भी लखन सिंह की आवाज में घुली खीज और निराशा कम नहीं हुई। जाने क्यों से बार बार लग रहा था कि खेलने से पहले ही वह बाजी हार गया। कितना तो सीधा सा हिसाब था, पता नहीं दास साहब कैसे चूक गए। चंद क्षणों के लिए फिर मौन और दास साहब की नजरें शून्य में। यह लड़का 8 महीना पहले ही तो जेल से छूटकर आया था। 4 साल तक काटी है इसने जेल। आपको कैसे मालूम? लखन हैरान हो आया तो दास साहब सक्रिय हो चुके हैं इस दिशा में। मालूम तो करना ही होता है भाई।
ना मालूम करने से जिस पद पर बैठा हूं उसके साथ न्याय कर सकता हूं भला। पर इतना सुनकर भी लखन के चेहरे पर अटका सवालिया निशान जैसा कि तैसा बना रहा। तो दा साहब बोले, डीआईजी ने फोन किया था सवेरे। क्या बताया? सब कुछ जान लेने की उत्सुकता ने एकदम अधीर कर दिया लखन को। किस बारे में? यही विशु की मौत के बारे में। मालूम हुआ इस केस के सारे कागजात डीआईजी के पास पहुंच गए हैं। दा साहब ने केवल गर्दन हिला दी। आपने कोई आदेश नहीं दिया? मेरा मतलब कोई संकेत की रिपोर्ट तैयार करते समय। दा साहब से नजरें मिलते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया। कैसी बातें करते हो लखन? थोड़ी सख्त आवाज में दा साहब ने कहा। पुलिस वालों का काम है कि बयान और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और ईमानदारी से करें। इसी बात की तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे? इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी क्रांति की हमने, और तुम? फिर एक क्षण रुककर चुभती सी नजर उन्होंने लखन को देखा और सख्त आवाज में बोले, अपनी आकांक्षाओं को थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल होगा। लखन एक क्षण को सिटफिटा गया। दास साहब खुद ही बता दें कि इस सारे मामले से कैसे निपटने जा रहे हैं तो वह इतना सब कहे पूछे ही क्यों। पर दास साहब ने फोन उठा लिया और वित्त मंत्री से किसी योजना के बारे में बात करने लगे। लखन बैठा भीतर ही भीतर कुड़ता तिलमिलाता रहा। उसे तो इस समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात विशु की मौत ही लग रही थी। उसके प्रति कोई उदासीन कैसे रह सकता है भला, या फिर उसे इतने सामान्य ढंग से कैसे ले सकता है, जैसे विशु की मौत कोई मामूली बात हो, सिर्फ एक आदमी का मरना भर। फोन खत्म हुआ तो फिर हिम्मत करके पूछा, डीआईजी का फोन आया? किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर परेशान है। वह भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, जो जहां है वहां से संतुष्ट नहीं, और चाहिए और चाहिए। पर आईजी का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? लखन की हर बात में शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है। वह दस्तूर, यानी जो लखन सिंह है वो हर बात पर सशंकित होता रहता है। पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो दा साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं। मैं ही रोके हुए था अब तक। माना थोड़ी बहुत ज्यादतियां की उसने, पर क्या करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुक्म आता तो उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा को क्षय तो करती ही है। क्या कह रहे हैं दा साहब के गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। यह कथन किसका है? महाभोज नाटक से वर्तमान मुख्यमंत्री दा साहब का है। वैसे तो आदमी अच्छा ही था। आगजनी वाले मामले में वाक्य पूरा नहीं करने दिया दा साहब ने, बीच में ही बोले, क्या करें, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। यह ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। क्या? कि ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है तो प्रमोट कर रहे हैं डीआईजी। लखन के मन में एक क्षण को कुछ कौंधा। वह भूल ही गया कि अभी अभी दा साहब से फटकार काट चुका है। उमक कर बोला, तब तो आप भुलाकर इशारा। लखन, एक सर्द सख्त सी आवाज निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुककर फिर सहज हो आए दा साहब। पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मुझसे यह सब होगा नहीं भाई। मैं तो चाहता हूं कि सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वर गहरी हताशा में डूबा हुआ था। ठीक है फंसे जोरावर, मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो भाई, जब से एक ही बात पीछे जा रहे हो। भला बताओ मैं कौन होता हूं बचाने वाला? वह कानून का मामला था, लोगों ने गवाही नहीं दी, पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी, तो कैसे कुछ होगा? आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दा साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। कितना जानता है वह उस हिसाब से कि वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से, जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यदि नहीं है तो उससे कुछ बताते क्यों नहीं? उनके चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठ गए। बहुत जल्दी ये हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा। अच्छी बात नहीं है यह। लखन के भीतर की बेचैनी और घबराहट को भांपकर स्नेहिल नजरों से उसे सहलाया दा साहब ने। क्या जवाब दे लखन सिंह इस बात का? भीतर ही भीतर मन सुलग रहा है उसका गुस्से से। दा साहब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसीलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए तो जो इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठे रहे तो निश्चय ही हार भी जाएंगे। तब देखूंगा
उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। शुक्ल बाबू को कौन नहीं जानता। जब तक इनका पटड़ा नहीं बैठा देंगे, न खुद एक दिन चैन से रहेंगे, न इन्हें ही रहने देंगे। दास साहब को क्यों नहीं ये खतरा नजर आ रहा। मेरा हारना चाहे अहमियत न रखता हो, शुक्ल बाबू का जीतना जरूर अहमियत रखता है। और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट बड़ी आसानी से ले जाएंगे शुक्ल बाबू, आप खुद सोच लीजिए। पर इस खतरे से भी विचलित नहीं हुए दास साहब। अगर जनता को विश्वास है शुक्ल बाबू पर, तो वह उन्हें अपना वोट देती है। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। यह शुक्ल बाबू का नहीं, जनता की राय का स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए ठीक है। तब फिर लखन सिंह ने अधीरता और आवेश में दास साहब का वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा छोड़ दिया। दास साहब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज को स्नेह से सींच कर समझाते हुए बोले, देखो भाई, मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ, बस फल पर दृष्टि ही मत रखो। फिर एक क्षण ठहर कर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। लखन सिंह का मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसा भजनी जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाएं गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय तौबा मचा रखी थी। जीत गए तो अब गीता सूझ रही है, पर जब्त कर गया। ढिठाई भले ही कर ले, अशिष्टता करने की हिम्मत आज भी नहीं है। एकाएक उसने देखा दास साहब की नजरें उसी के चेहरे पर टिकी हुई हैं। भीतर ही भीतर सहम गया वह उस नजर से। कई बार उसने महसूस किया कि उनके चश्मे के भीतर कोई खास लेंस लगा है। आदमी के भीतर तक का सब कुछ देख समझ लेते हैं। एक लंबी हुंकार के साथ दास साहब ने अपनी नजर फिर शून्य में गड़ा दी, और फिर जैसे वहीं से कोई मुद्दा खींचकर लाए हों। शुक्ल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है, तो ऐसा करो कि 4-5 दिन बाद अपनी भी एक मीटिंग रख लो। बात करेंगे गांव वालों से। वैसे भी एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। बिशु के माँ बाप को भी तो तसल्ली देनी चाहिए, बेचारे। आप जाएंगे? जरूर जाइए, बहुत असर होगा आपके जाने का। यूं भी चुनाव के बाद एक बार भी जाना नहीं हो सका आपका। एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखन सिंह, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ याद आ गया हो, ठंडे स्वर में बोला, बस एक ही डर है, शुक्ल बाबू के बाद वहां जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देख कर आया हूं, बहुत तनाव है गांव में। यूं भी अब गांव वाले इतने मूर्ख नहीं रह गए हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है। कितने वर्षों की साधना का परिणाम यह है कि हमारे गांव वाले चेते। यही तो सपना था बापू का। और आंखें मूंद कर दास साहब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए। खिसियाया हुआ सा लखन टुकुर टुकुर मुंह ताकता रहा दास साहब का कि कब दास साहब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले। जो भी है, निर्भर तो अंत तक उन्हीं पर करना है। आंखें खोलकर दास साहब ने घड़ी देखी, 9 बज गए। अच्छा, तो तुम पांडे को बोल दो मीटिंग की तैयारी करवाए। होशियार आदमी है, स्थिति संभालना जानता है। फिर उठते हुए बोले, जैसे अचानक याद आ गया हो। और हाँ, जाओ तो जरा मशाल के दफ्तर होते जाना। दत्ता बाबू ही नाम है ना संपादक का। कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू के लिए समय मांगा था, पर कहाँ था उन दिनों समय। कहना आप समय लेकर मिलने किसी दिन मुझसे। फिर पास आए और बड़े स्नेह से लखन की पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन, आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे साथ चलना है तो भाई जवान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे? दास साहब यह बात केवल कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनकी हर बात में और हर काम में जबरदस्त ठहराव है। और इस ठहराव की वजह से ही वे शायद कुर्सी पर भी ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों ने और उनके अपने दल के असंतुष्ट लोगों ने जैसी तैसी तिकड़में की हैं, कभी की कला मुंडी खा गए होते। शहर का दूसरा महत्वपूर्ण कोना है शुक्ल बाबू का निवास स्थान। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं शुक्ल बाबू इस प्रांत के, बिना किसी बाधा व्यवधान के। एक छत्र राज था उनका। कभी सोचा ही नहीं था कि 10 वर्ष की लंबी अवधि ने जिस राज की नींव को एकदम पुख्ता कर दिया था, वह एक झटके से ऐसे उखड़ जाएगा जैसे कोई जड़ें ही ना हो उसकी। पर होनी बड़ी बलवान। यह शुक्ल बाबू भी कम बलवान नहीं, सचमुच ऊंची चीज है। प्रांत के लोग दास साहब के पासंग पर रखते हैं शुक्ल बाबू को। वैसे दास साहब की किसी भी बात से कोई समानता नहीं है शुक्ल बाबू की। सांवला रंग, नाटा कद, थोड़ा थुलथुल शरीर। दास साहब की तरह सौम्य संयत भी नहीं, सुरा सुंदरी से किसी तरह का कोई परहेज नहीं, बल्कि कहना चाहिए अनुरागी हैं दोनों के। जग के सकल पदार्थ न पाने वाले कर्महीनों को शुमार नहीं करवाना चाहते।
मस्त फक्कड़ हैं एकदम, निजी दोस्तों के बीच फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं धड़ल्ले से। गाली गलौज से भी कोई परहेज नहीं। उनका ख्याल है कि वाक्य में गाली का बंद लगा कि बात में धार आई, पर बाहर के लोगों के बीच अपने को काफी साध कर चलते हैं। ज्योतिष पर अनंत विश्वास है सुकुल बाबू को। तरह तरह के नग जड़ी हुई 4 बड़ी अंगूठियां पहन रखी हैं। गले और बाजू में गंडे ताबीज भी बंधे हुए मिल जाएंगे। नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना। पहले भी किसी ने पहनकर आजमाने को कहा था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। बड़ी तेज मिजाज वाला पत्थर है नीलम, माफिक ना आए तो एकदम पटड़ा ही बिठा दे। लेकिन पटड़ा बैठा न पहनने से तो पहन लिया, और देखो रंग लाया बीसू की मौत। लगता है जैसे थाली में परस कर मौका आ गया उनके सामने। अपनी हार को जीत में बदलना है उन्हें, इस मौके का फायदा उठाकर। मौका तो पहले भी आया था, इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा और मौजू, पर उस समय तो अपनी पार्टी का महाभारत सुलटाने में लगे हुए थे। 62 वर्ष की उम्र में क्या कुछ नहीं झेला है सुकुल बाबू ने राजनीति में, पर इस बार का अनुभव तौबा। एक गडरिये के डंडे के नीचे कैसे सारी भेड़ें रिरियाती मिमियाती एक झुंड बनाकर चल रही थी, पर जैसे ही डंडा टूटा आपस में ही वो मारकाट मची कि विश्वास करना मुश्किल हो गया कि एक ही झुंड की भेड़ें थी। कैसी कैसी मशक्कत झेली है उन्होंने इस बार। कोई ऐसा वैसा होता तो दम तोड़ गया होता अभी तक। यह तो सुकुल बाबू ही हैं कि टिके हुए हैं। केवल टिके हुए ही नहीं, सबको ठिकाने लेकर टिके हुए हैं। बस मन बेहद क्षुब्ध हो गया है उनका। उन्हें खुद लगने लगा कि राजनीति गुंडागिर्दी के निकट चली गई है। जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा रही हो, वहां राजनीति का ऐसा पतन। कभी कभी मन में एकदम वैराग्य जाग जाता है, पर राजनीति में जहां तक अपने को धंसा लिया वहां से निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में एक यही तो बात है जिसे वो कभी नहीं मान सकते। पिछले चुनाव में हार कर भी मन से वे उस हार को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं कर सके। उस हार को जीत में बदलना ही है, जो भी हो जैसे भी हो, कृत संकल्प है उसके लिए। आज सारे दिन सुकुल बाबू अपनी गोटियां ही बैठाते रहे। शाम के भाषण में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, कितने वोट खोने हैं और कितने पाने हैं। अभी तक हरिजनों के बूते ही चुनाव जीतते आए थे। पिछली बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी। इस बार कैसे आंख फेरेंगे, और आखिर क्यों फेरेंगे। बीसू सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए तो लड़ता रहा। वे बीसू की मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से। इस पर भी लोग उनके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर सुगम संगीत बजने लगेगा, कम से कम उनकी अपनी जिंदगी में तो बज ही जाएगा। इसी के साथ आज के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। कल भाग 3 हम इसका सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह रचनाएं अच्छी लग रही होंगी, और इसी प्रकार प्लेलिस्ट में अन्य रचनाएं भी उपलब्ध हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक करें। हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यदि इस नाटक को पढ़ सुन रहे हैं तो आप हमारा जो चैनल है हिंदी नेटशाला चैनल, आप सर्च करेंगे यूट्यूब में हिंदी नेटशाला तो आ जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट चेक करें। बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारा साहित्य और प्रैक्टिस सेट्स, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो कुछ भी चाहिए मटेरियल, वो उसमें आपके लिए तैयार है निःशुल्क रूप से। तो प्लेलिस्ट चेक करें और विषय सामग्री का लाभ उठाएं। पुनः मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लेलिस्ट चेक करते रहें।